मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। अफसाना हम तो प्यार का बन मेरा राधिका नाचे। तू बचपन के दिन बुला न देना, सदा रहो रहेगा मिलन ये हमारा हो। हर शख्स की जिंदगी के कई पहलू होते हैं। हम अगर सिर्फ उनके एक पहलुओं की बात करें तो ये उस शख्स के साथ, उस हस्ती के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैंने पिछले एपिसोड में नौशाद साहब की कुछ बातों का जिक्र किया था कि जब उन बातों को कैलकुलेट करें तो ऐसा लगता है कि शायद रफ़ी साहब के साथ उन्होंने कई बार कुछ नाइंसाफियां की थी, लेकिन उसके पसे पर्दा और भी कुछ बातें थी। वो मोहब्बत भी थी, वो शफकत भी थी और वो देखभाल भी थी जो नौशाद साहब रफ़ी साहब के लिए वो जज्बा अपने दिल में रखते थे। आज मैं आपके सामने जो कहानी पेश करने लगा हूं, इस कहानी में आप नौशाद साहब की उस मोहब्बत को महसूस करेंगे कि जब रफ़ी साहब से उन्हें एक ख़ास लगावट हो गया था, एक ख़ास मोहब्बत हो गई थी, और जब रफ़ी साहब के मामलात हाँ वो निजी क्यों ना हो, घरेलू क्यों ना हो, वो नौशाद साहब से छुपे हुए नहीं थे। तो आइए आज हम नौशाद साहब की ज़िंदगी के उस पहलू की तरफ नज़र डालेंगे कि जहाँ रफ़ी साहब एक न सिर्फ ये कि उनके बहुत ख़ास दोस्त की तरह से, बल्कि एक ऐसे नौजवान की तरह से नज़र आते हैं कि वही नौजवान जो पहली बार उनके पास आया था। चलते हैं उस कहानी की तरफ। नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बे। जरा मन की के बड़िया खोल, हमरा कहरवा नाचे रे आज मैं मधुबन में राधिका नाचे रे। न आदमी का कोई भरोसा न दोस्ती कि तुझे नगमों की जां अहले नजर यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हम सफर यूं ही नहीं कहते। सुनी सबने मोहब्बत की ज़बां आवाज में तेरी, धड़कता है दिले हिंदोस्तां आवाज में तेरी। मुमकिन है कि नौशाद साहब के दिलो दिमाग में ये सोच रही हो कि उनके हाथों का तराशा हुआ बुत फिल्म इंडस्ट्री की संगीत जगत का भगवान बन बैठा। नौशाद साहब तो अपनी जगह थे ही, लेकिन रफ़ी साहब दिन ब दिन तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से मेल प्लेबैक सिंगिंग के लिए रफ़ी साहब के सामने सरनिगू नजर आने लगी थी। इंसानी फितरत के पेश नज़र मुमकिन है कि कुछ जगहों पे ऐसे जज्बात का शिकार हुए हों, लेकिन रफ़ी साहब ने हमेशा उन्हें अपने गार्जियन और मुशीर की हैसियत से ही इज्जत बख्शी, और अपने निजी मामलात में भी वो नौशाद साहब से ही रुजू करते रहे। और ऐसे में नौशाद साहब भी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर रफ़ी साहब से वैसे ही एक हमदर्द, गमगुसार और मुशीर की तरह ही पेश आते रहे। और ऐसे लम्हात में उनकी नज़रों में रफ़ी साहब की हैसियत उसी मासूम नौजवान की सी हो जाती जो पहली बार उनके वालिद का ख़त लेकर उनके पास आया था। जिस तरह नौशाद साहब की नारवा बातों का इजहार किया मैंने, वैसे ही आज नौशाद साहब की मोहब्बत और लगावट के पहलू को भी उजागर करना अपना फ़र्ज समझता हूँ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौसीकी की दुनिया के नौशाद साहब बादशाह थे, और इसीलिए हम उन्हें मौसीकार आज़म के खिताब से याद करते हैं। इंडस्ट्री में उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पे काम किया और हिंदुस्तानी फोक संगीत की परंपरा को फिल्मी अंदाज में इस्तेमाल करके उन्होंने इसे एक नया आयाम और एक नई बुलंदी अता की।
रफ़ी साहब और नौशाद साहब का रिश्ता घरेलू और बहुत ही दोस्ताना था और उनके साथ जुड़ जाते थे दिलीप साहब, शकील बदायूनी साहब। फिर तो हर मुलाकात सोने पे सुहागा हो जाती थी। रफ़ी साहब की शराफत, एहसानमंदी, नर्म अखलाक से नौशाद साहब के दिल में वो घर करते चले गए और ये क़ुर्बत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इतना ही नहीं, रफ़ी साहब की परेशानी के वक्त भी एक मेहरबान की तरह नौशाद साहब हमेशा साथ खड़े नजर आए। और एक सच्चा दोस्त वही होता है जो गिरते वक्त में थाम लेता है। अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं दिन बदमजाकी के नौशाद लेकिन, है दिन बदमजाकी के नौशाद लेकिन, अभी तेरे फन के दीवाने बहुत हैं। और नौशाद साहब ने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपने इस फर्ज की अदायगी की। बात है उस वक्त की जब रफ़ी साहब की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर रफ़ी साहब के ख़िलाफ़ एक मोर्चा बनाया गया था और आने के बाद हर तरह उन्हें ज़ेर करने की कोशिश की गई। और जाहिर है कि इसका सेहरा आर.डी. बर्मन के सर ही जाता है। वही आर.डी. बर्मन जिनको बहैसियत म्यूज़िक डायरेक्टर जब फिल्म छोटे नवाब मिली तो रफ़ी साहब से उन्होंने पहला गीत गवाया। और उस वक्त रफ़ी साहब से रूबरू बात करने की हिम्मत नहीं रखते थे और उन्होंने अपने पिता श्री बर्मन से कहा था कि आप रफ़ी साहब से मेरे गाने की सिफारिश कर दें। जिस आर.डी. के कैरियर को उरूज बख्शने में रफ़ी साहब की आवाज़ का एक अहम रोल रहा। वगरना आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तुमने मुझे देखा, ओ मेरे सोना रे सोना, चुरा लिया है तुमने, मैंने पूछा चांद से, हम किसी से कम नहीं, पल दो पल का साथ हमारा, और इस तरह के नगमों को आर.डी. के कैरियर से हटा दें तो उनकी पहचान के रूप में बहुत कम ऐसे गीत हैं जो आर.डी. बर्मन की वर्सेटैलिटी का इजहार कर सकें। और इसी आर.डी. बर्मन ने अपने सांता क्रूज के म्यूजिक रूम में रेडिफ के एक रिपोर्टर से कहा कि मैं कभी रफ़ी साहब की परवाह नहीं करता। और यही रवैया अनिल बिस्वास और सी रामचंद्र जी का भी रहा। और सलील चौधरी साहब भी कभी कभी अपने बयान में आर.डी. बर्मन के हमनवा नजर आए, लेकिन अपनी तमाम तर नापसंदीदगी के बावजूद ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्त पड़ने पर रफ़ी साहब से ही रुजू किया। और इस ज़मन में नौशाद साहब ने खुद को उनसे अलग ही साबित किया। गर्चे उन्होंने कई फिल्मों में रफ़ी साहब को हजार तर पसंदीदगी के बावजूद नहीं लिया था। बहरहाल तो उस दौर में जब रफ़ी साहब ऐसे लोगों की साजिशों और बेगानगी की वजह से बहुत उदास और मायूस रहने लगे थे, क्योंकि छोटे से छोटा म्यूजिक डायरेक्टर भी उन्हें मोरली डाउन करने पर तुला हुआ था। ऐसे ही वक्त में एक बार अपने किसी शनासा म्यूजिक डायरेक्टर की रिकॉर्डिंग पे नौशाद साहब भी मौजूद थे और रिकॉर्डिंग थी रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब जिन्होंने अपनी 35 साला फिल्मी जिंदगी में नौशाद साहब के लिए 149 गीत गाए, जिनमें 81 गीत सोलो थे। उस रफ़ी साहब की हैसियत को तो नौशाद साहब भी अच्छी तरह जानते थे। वहां कुछ ऐसा हुआ कि कोई असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर रफ़ी साहब को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस गाने को कैसे गाना है, और अंदाज बड़ा ही बेतुका था कि जैसे उसके सामने कोई नया गाने वाला बैठा हो। नौशाद साहब को यह बात बहुत बुरी लगी और वो वहां से उड़ गए और रफ़ी साहब से कह गए कि रिकॉर्डिंग के बाद आप मेरे घर पे मुझसे मिलकर जाइएगा। रफ़ी साहब जब नौशाद साहब के घर पहुंचे तो उन्हें गुस्से में पाया। वजह पूछी तो नौशाद साहब भड़क उठे और बोले, ये लोग होते कौन हैं जो मोहम्मद रफ़ी को यह बताएं कि उसे कैसे गाना है? क्या उन लोगों को यह याद नहीं रहा कि वो किस शख्स से हम कलाम हैं? वो भूल भी जाएं तो आपको तो याद है। इतना सुनकर रफ़ी साहब बिखर गए और कहने लगे कि पिछले 3 सालों से इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही रवैया अपना रखा है। मेरी मौजूदगी में वो लोग आपस में मेरे फ़न के ख़िलाफ़ अजीब अजीब बातें करते हैं कि अब मुझ में वो बात नहीं रही।
मैं अपनी आवाज़ खोने लगा हूं। और ऐसे जज्बाती माहौल में नौशाद साहब ने कहा, दफा कीजिए ऐसे बकवास करने वालों को, और एक बात याद रखिए, आप मोहम्मद रफ़ी हैं और मोहम्मद रफ़ी सदियों में कोई एक पैदा होता है। अपनी खुद-एतमादी को टूटने मत दीजिए, आप फिर लौटेंगे। रफ़ी साहब के बारे में मैं ये अर्ज करूंगा कि मुमकिन है मुस्तकबिल करीब में हमको मोहम्मद रफ़ी साहब से भी अच्छे गायक मिल जाएं, जिसका इम्कान है, लेकिन शायद दूसरा मोहम्मद रफ़ी हमको ना मिले। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है, और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। और इसी शान के साथ लौटेंगे। और फिर उन्होंने जल्द ही 1974 में बनने वाली फिल्म माई फ्रेंड के लिए रफ़ी साहब से रिकॉर्डिंग करवाई। गाना था नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। और सुनने वाले इस गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ की मिठास, अंदाज और चाशनी को भरपूर तरीके से महसूस कर सकते हैं। नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। और फिर वो शाम के जब शान मुखानंद हॉल में रफ़ी साहब को बेहतरीन गुलकार की हैसियत से सबसे ज़्यादा वोट मिले। फिल्म हवस के गीत तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम के लिए, और फिर देखने वालों ने उसी बावकार हस्ती को स्टेज पर पूरी तमकनत और खुद-एतमादी के साथ आते हुए देखा। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। और उसके बाद फिल्म वर्ल्ड नामी मैगजीन ने भी उनके नाम बेहतरीन सिंगर होने का अवार्ड जारी किया। और इस वापसी के लिए रफ़ी साहब हमेशा नौशाद साहब के ममनून रहे। हज से वापसी के बाद भी लोगों ने रफ़ी साहब को प्लेबैक सिंगिंग, ख़ास तौर से भजन की रिकॉर्डिंग से बाज रखना चाहा था। उस वक्त भी नौशाद साहब ने उन्हें ऐसा करने से बाज रखा और समझाया कि यह आपका काम है और आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, इसे जारी रखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ आपके सुनने वालों की अमानत है और आप उसमें खयानत नहीं कर सकते। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। छलिया रे मन में हमार नजर तोड़ी धस गई। हमरा कहरवा नाचे रे आज मैं। रे छनन घुंघरवाजे। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। हमसे तो अच्छी तेरी पायल, तेरा झूलना गोरी, शरण को आज। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी रफ़ी साहब के लिए नौशाद साहब की वो मोहब्बत जो वो न सिर्फ ये कि अपने दिल में महसूस करते थे, बल्कि रफ़ी साहब के लिए परेशान भी हो जाते थे। और चूंकि रफ़ी साहब की निगाहों में भी रफ़ी नौशाद साहब के लिए वही मोहब्बत थी, वही दर्जा था, लिहाजा जब भी कभी कोई वक्त पड़ता वो परेशान होते तो नौशाद साहब से ही रुजू करते। गोया अगर हम बिल्कुल मुंजमला तौर पे देखें, ओवरऑल तरीके से हम देखें, तो ये कहना पड़ेगा कि रफ़ी साहब के लिए नौशाद साहब के दिल में एक ख़ास जज्बा, एक ख़ास जगह तो मौजूद थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी एक और कहानी के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल।